हाय एवरीवन। आज हमारा हिस्ट्री का लेक्चर 10 है और एंशियंट इंडिया प्राचीन भारत का लास्ट लेक्चर होने वाला है। कल के लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा कि गुप्ता पीरियड के बारे में, और गुप्ता पीरियड स्कंदगुप्त के आते आते गुप्ता पीरियड डिक्लाइन हो जाता है 540 एडी में। आज हम जो टाइम पीरियड कवर करेंगे, कल हमने 540 एडी तक कवर कर लिया था। जो आज हम टाइमलाइन कवर करने वाले हैं, 6th सेंचुरी एडी से लेके 6th सेंचुरी एडी से लेके 8th सेंचुरी एडी तक की आज हम टाइमलाइन कवर करेंगे। ठीक है, इस गुप्त पीरियड में जो गुप्त पीरियड ख़त्म होने के बाद जो हमारा भारत फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड, मतलब गुप्त काल के बाद का समय। पोस्ट गुप्त मतलब गुप्त पीरियड तो अब खत्म हो गया, लेकिन बाद में कोई इतनी बड़ी डायनेस्टी नहीं आई, इतना बड़ा एम्पायर नहीं बना कि जिसके बारे में हम अलग से पढ़ें। इसलिए हमारा भारत जैसे कि मौर्यन पीरियड ख़त्म होने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, वैसे ही गुप्ता पीरियड ख़त्म होने के बाद फिर से नॉर्थ जो इंडिया था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। कहीं पे कोई राज कर रहा था, कहीं पे कोई राज कर रहा था। तो आज वही हम कवर करेंगे, कुछ हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे और कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे जो हमारा अर्ली मीडिएवल फेज रहेगा। तो कल का लेक्चर हमारा अर्ली मीडिएवल इंडिया रहने वाला है। फिर परसों से हमारा जो लेक्चर चलेगा, मतलब कल का मतलब यहाँ पर जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अर्ली मीडिएवल फेज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी वहाँ से प्रॉपर हमारा जो मीडिएवल इंडिया है वो स्टार्ट होगा। तो बेसिकली हम दो लेक्चर्स में हम अपना 6th सेंचुरी एडी से लेके 8th सेंचुरी एडी तक का टाइम पीरियड यहाँ पर कवर करेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो कि एक अगर इन तीनों डायनेस्टी में नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल रही तो वो थी आपकी वर्धना डायनेस्टी, एक थी आपकी चालुक्य डायनेस्टी, और एक आज हम पढ़ने वाले हैं पालवाज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम किन के बारे में पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पर वर्धना डायनेस्टी या आप बोल सकते हो पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि जो वर्धना डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे, तो पुष्यभूति इसके फाउंडर थे, इसलिए इसे पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते हैं। वैसे इसको ज़्यादा जो जाना गया वर्धन डायनेस्टी के नाम से जाना गया, वर्धना डायनेस्टी के नाम से जाना गया। उसके पीछे भी रीज़न रहा क्योंकि इसके ग्रेट रूलर आते हैं हर्षवर्धन, उनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। पहले इसकी जो कैपिटल थी वो थानेश्वर थी, ध्यान रखना ये फर्स्ट कैपिटल थी थानेश्वर। उसके बाद इसकी कैपिटल बनती है कन्नौज। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और इन्होंने जो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया वो किस रीजन्स में करते हैं, ये पंजाब और हरियाणा में करते हैं। ठीक है, किनको हराकर, हुनाज को हराकर। क्योंकि जैसे हमने लास्ट उसमें देखा कि यशोधर्मन मालवा प्लेट्यू से तो हुन्स को भगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पंजाब और हरियाणा वाला रीजन था वहाँ पर हुन्स फिर भी राज कर रहे थे। तो हुन्स को वहाँ पर भी हरा के ये जो वर्धना डायनेस्टी है और जो पुष्यभूति होते हैं वो उभर के आते हैं, और एक नई डायनेस्टी पुष्यभूति या वर्धना डायनेस्टी के बारे में वहाँ से राइज होता है। उसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। अब पुष्यभूति के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये फाउंडर थे। जो इसके मोस्ट फेमस रूलर या ग्रेटेस्ट रूलर आप बोल सकते हो वो रहे आपके हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिनका जो रूलिंग पीरियड रहा 606 से लेके 647 एडी तक, लगभग अप्रॉक्स ऑन एंड अराउंड इतना रहा। अगर मैं हर्षवर्धन के बारे में बात करूं, थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आई होप कि आपके पेपर में इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। 605 एडी में इनके फादर की मृत्यु हो जाती है, और ये उस वक्त बहुत कम उम्र के थे। और जब इनकी फादर की मृत्यु हो जाती है तो इनकी माताजी सती हो जाती हैं। उस वक्त सती प्रथा चलती थी, इस चीज़ के भी एविडेंस हमें इसी बात से चलते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछे पेपर में एग्जामिनर कि क्या वर्धना डायनेस्टी में सती प्रथा की प्रैक्टिस चलती थी या नहीं, तो हाँ, क्योंकि जो हर्षवर्धन की माँ थी वो खुद सती हुई थी। अब एक छोटा सा बच्चा जिसकी फादर की डेथ हो जाती है और मदर सती हो जाती हैं। यहाँ पर इनके बड़े भाई होते हैं जिनका नाम था राज्यवर्धन, जो कि राजा बनते हैं। राज्यवर्धन क्या बनते हैं, राजा बनते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन छोटे भी थे और उनकी एज भी कम थी। लेकिन कुछ टाइम बाद एक बंगाल का शासक होता है, उसे पता है कि इनके फादर की तो डेथ हो चुकी है, ठीक है, और ये इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं। तो एक बंगाल का शासक होता है, उसका नाम होता है शशांक। क्या नाम होता है, शशांक होता है। हाँ, जस्ट बेटा सेकंड, बंगाल का एक शासक था शशांक। शशांक क्या करता है, जो बंगाल का शासक था, इस राज्यवर्धन को मार देता है। और जब राज्यवर्धन को मार देता है तो अब
क्या होता है कि हर्षवर्धन के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि अब उसे मजबूरी में राजा बनना पड़ता है। तो बहुत कम उम्र में हर्षवर्धन क्या है, राजा बन जाते हैं। और ये मानो कि धीरे धीरे हर्षवर्धन अपनी आर्मी को इतना मजबूत कर लेते हैं कि कोई राजा हर्षवर्धन के सामने टिक ही नहीं पाता है। कोई राजा मतलब लड़ाई, हर रूलर को जो जो इनसे भिड़ा इन्होंने उसको हराया था। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने, अगर एक बार ये भी मतलब पेपर में ये भी पूछा जाता है, एक बल्लभी रूलर था ध्रुव सेना सेकंड, तो इन्होंने ध्रुव सेना सेकंड को भी हराया था। इन्हीं के टाइम पीरियड पे एक चाइनीज ट्रेवलर था ह्यान ती सेंग। तो कभी ये पूछे कि ह्यान ती सेंग किसके टाइम पीरियड पे आया था, तो ह्यान ती सेंग जो हर्षवर्धन थे, वर्धना डायनेस्टी थी, उस वक्त यहाँ पर विजिट किए थे। और ये बताया जाता है अकॉर्डिंग टू ह्यान कि जो ध्रुव सेना सेकंड था, जब वो हार जाता है उसके बाद हर्ष की जो असेंबली होती है, जिसे महामोक्ष परिषद बोलते हैं, उसको भी अटेंड करता है। तो कभी पूछ ले कि ध्रुव सेना सेकंड ने जो हर्ष की असेंबली में अटेंड किया था, या मतलब वो ह्यान सेंग के अकॉर्ड, मतलब किसके अकॉर्डिंग कहाँ पर ये मेंशन है, तो ह्यान सेंग के अकॉर्डिंग। और कभी ये पूछे था कि ह्यान सेंग अपनी बुक में लिखते हैं, या जो चाइनीज ट्रेवलर थे, कि यहाँ पर हर्ष असेंबली में आपका यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तो किस डायनेस्टी से थे और कौन थे, सारा नाम वगैरह पूछ लिया, ऑप्शन में दे दे ध्रुव सेना फर्स्ट सेकंड, इस तरह से ऑप्शन में दे दे। तो ध्यान रखना कि ध्रुव सेना सेकंड अटेंड करते हैं हर्ष असेंबली को, जिसको हम महामोक्ष परिषद भी बोलते हैं, ठीक है। और महामोक्ष परिषद में क्या होता है, हर्ष मतलब बेसिकली क्या करते हैं, अपनी जो बिलोंगिंग्स होती है ना, वो चैरिटी में दे देते हैं। किसके लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। हर्ष ने अपना सारा सामान जनता के कल्याण के लिए दान में दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ये ध्यान रखना, महामोक्ष परिषद बोलते हैं इसको, हर्ष असेंबली बोला जाता है, ठीक है। और इसका जिक्र हमें ह्यान ती सेंग के जो टेक्स्ट हैं वहाँ से मिलता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में एक और चीज़ पता होना चाहिए कि ये 3 पिले लिखते हैं, एक नागानंद, एक प्रियदर्शिका, एक रत्नावली, तीनों आपको पता होना चाहिए। जैसे एक बार सवाल पूछा गया था पेपर में कि 4 टेक्स्ट के नाम दे रखे थे और पूछा था कि इनमें से कौन सा हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है, तो 3 आपको पता होंगे, जब भी तो आप चौथे को एलिमिनेट कर पाओगे। तो आपको नागानंद, प्रियदर्शिका, आप इसे NPR करके नाम ध्यान रखो, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इस तरह से आप यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। या PNR नंबर से याद कर लो, रेलवे का जो PNR होता है, P से प्रियदर्शिका, N से नागानंद, R से रत्नावली। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप याद कर सकते हो। अब जब यहाँ पर इनके सामने कोई भी रूलर टिक नहीं पा रहा था, उस वक्त एक रूलर आता है जिसका नाम था पुलाकेशिन सेकंड, अभी जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। बैटल ऑफ नर्मदा होता है 619 AD में। कब होता है बैटल ऑफ नर्मदा? 619 AD में होता है। और ये किस किस के बीच में होता है? हर्षवर्धन के पुलाकेशिन सेकंड के बीच में होता है। अब भाई ये पुलाकेशिन सेकंड कौन है? तो ये यहाँ पर चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ध्यान रखना। हर्षवर्धन डिफीट हो जाते हैं, यहाँ पर हर्षवर्धन को हरा देता है। कौन हरा देता है? पुलाकेशिन सेकंड यहाँ पर हर्षवर्धन को हरा देता है। और जब पुलाकेशिन सेकंड हर्षवर्धन को हरा देता है तो किसका टाइटल अज्यूम करता है पुलाकेशिन सेकंड? तो दक्षिणापथ स्वरा का जो टाइटल है, दक्षिण पथ स्वरा का टाइटल कौन यहाँ पर अडॉप्ट करता है? तो पुलाकेशिन सेकंड, मतलब लॉर्ड ऑफ द साउथ। दक्षिणापथ स्वर का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ साउथ। कब ये टाइटल अज्यूम करता है? हर्ष को हराने के बाद, हर्षवर्धन को हराने के बाद। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ नर्मदा किसके बीच में हुआ। और बेसिकली ये बैटल ऑफ नर्मदा इसलिए हुआ था क्योंकि देखो, नॉर्थ में तो जो हर्षवर्धन ने राज कर ही लिया था, ये साउथ की तरफ बढ़ रहे थे। अब साउथ में थी चालुक्य डायनेस्टी, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो चालुक्य डायनेस्टी के जो पुलाकेशिन सेकंड थे वो हरा देते थे। और जब ये बैटल में हर्षवर्धन को डिफीट मिलती है तो अपना साउथ का सपना कि भाई साउथ पे भी राज करेंगे, उस सपने को छोड़ के वापस से ये नॉर्थ इंडिया पे फोकस करते हैं। और लगभग ये माना जाता है कि ये 40 साल राज करते हैं। कितने साल राज करते हैं? अप्रॉक्स 40 साल राज करते हैं। और बाद में हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है। और हर्षवर्धन की डेथ के बाद इस जो एम्पायर होता है, जो इनका वर्धना डायनेस्टी होती है, इसका भी डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। तो हर्षवर्धन ही बेसिकली इस डायनेस्टी के एक इम्पोर्टेंट रूलर थे, ठीक है। ये भी माना जाता है कि हर्षवर्धन ने एक अपने एनवॉय को कहाँ भेजा था?
हर्ष ने चीनी दरबार में एक दूत को भेजा था। कहाँ पर भेजा था? चाइनीज कोर्ट में। कभी अगर आपसे पेपर में सवाल पूछ ले। इसके कोर्ट में कौन था? बाणभट्ट था, जो कि हर्षचरिता लिखता है। कौन क्या लिखता है? हर्षचरिता, जो कि बायोग्राफी है हर्ष की, ध्यान रखना। और हर्षवर्धन बाद में कौन सा धर्म अडॉप्ट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा धर्म अडॉप्ट कर लेते हैं ये? तो ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। किस धर्म को अपनाते हैं? तो बौद्ध धर्म को यहाँ पर अपना लेते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे चालुक्याज के बारे में। तो देखो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सदर्न वाले रीजन की, पेनिनसुलर रीजन की। खासकर जो पेनिनसुलर वाला रीजन था ना, उसकी बात करते हैं। जैसे आपका ट्रिपरटाइट स्ट्रगल चल रहा था, वैसे ही यहाँ पर जो डेक्कन, जो पेनिनसुलर वाला रीजन था, वहाँ भी स्ट्रगल चल रहा था सुप्रीमेसी के लिए। और वहाँ पर बेसिकली 3 डायनेस्टी थी जो आपस में लड़ मर रही थी। वो कौन कौन सी थी यहाँ पर? एक तो चालुक्यास थी, और एक आपकी पाल्लवास थे, और एक हम ऑलरेडी जिनके बारे में पढ़ चुके हैं, पांडवास थे। कौन थे? पांड्यास थे। और देखो मैं एक जो हम जिसमें हम पांड्यास वाले लेक्चर में मैं जो उनका एम्बलम के बारे में बात कर रहा था ना, जो फिश। और मैंने आपको बोला था पहले महाभारत में कि जो अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, मैंने बोला मछली नहीं थी, वो तो बर्ड थी। तो वो मछली ही थी, है ना। ठीक है, वो सारी चीज़ें तो ठीक है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी स्लिप हो जाता है, बट महाभारत की नॉलेज है मुझे, है ना। ऐसे हल्के हैं मत लेना। तो यहाँ पर हम 3 ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। चालुक्य आज के बारे में बात करते हैं। मतलब 3, मतलब ये तो पता चल गया कि ये किस रीजन में थे। ये सब लोग कहीं ना कहीं पेनिनसुलर रीजन पर अपनी सुप्रीमेसी, कि भाई मैं बनूंगा यहाँ, मैं राज करूंगा। तो जो पेनिनसुलर रीजन था वहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगह थे, बट अपनी टेरिटरी को हर इंसान एक्सपेंड करना चाहता है। और यहाँ पर जो 3 ही लोग थे जो मेन रूल कर रहे थे, पाल्लवाज, चालुक्यज और पांड्याज। तो अब हम उन्हीं को देखेंगे, उसी टाइम पीरियड को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इसको सेकंड फेज ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं। अब जैसे फर्स्ट फेज में तो हमने संगम एज के बारे में पढ़ा, जो कि आपका 2nd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD तक का था। अब हम इसके सेकंड फेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका लगभग 3rd सेंचुरी AD से लेके 750 AD तक का टाइम पीरियड है। ठीक है। ज़्यादा टाइम पीरियड पे फोकस मत करो, इतना आपके पेपर में टाइम पीरियड से सवाल नहीं आएगा। ठीक है। इस फेज में रूलर्स तो काफ़ी आए, लगभग आपके 200 प्लस रूलर्स आए होंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए वो मदुरई के पांड्याज, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बादामी के चालुक्याज, अभी हम बादामी के चालुक्याज पढ़ने वाले हैं। और कांचीपुरम के पाल्लवाज, ये जो स्टेट्स हैं ये उभर के आए, तो इनके बारे में ही हम अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चालुक्याज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चालुक्याज बेसिकली 3 ब्रांचेस में, कहीं ना कहीं अपने जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से 3 ब्रांचेस में बांटा हुआ था। एक जिनको बादामी चालुक्याज बोलते हैं, जिनकी कैपिटल बादामी या बातापी थी। ठीक है। जो जहाँ पर रूल कर रहा था उसको उस नाम से बोला जाता था। यहाँ पर वेस्टर्न रीजन में, जो वेस्टर्न रीजन में चालुक्याज रूल कर रहे थे, जिनकी कैपिटल कल्याणी थी, उनको या तो हम वेस्टर्न चालुक्याज बोलते हैं या कल्याणी चालुक्याज बोलते हैं। एक ईस्टर्न रीजन में, मतलब ये पेनिनसुलर का रीजन है, ये इंडिया का रीजन नहीं है, ये ध्यान रखना। बट इंडिया में आप उधर चले जाओ, मैं ईस्टर्न बोल दूँ तो आप बंगाल बिहार की तरफ चले जाओ, या उधर असम की तरफ चले जाओ। ये पेनिनसुलर रीजन का मैं बात कर रहा हूँ, ईस्टर्न वेस्टर्न। ठीक है। तो ईस्ट में जो चालुक्य रूल कर रहे थे उनको ईस्टर्न चालुक्याज बोला गया। उनकी कैपिटल बैंगी थी, तो बैंगी चालुक्याज भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो जिधर रूल कर रहा था उधर बोला गया, या उनकी कैपिटल का, उनकी ब्रांचेस का नाम यहाँ पर रख दिया गया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बादामी के चालुक्याज ही हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से उभर के आए। तो हम बादामी ऑफ चालुक्याज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। इनका जो रूलिंग एरिया था वो सेंट्रल इंडिया, मतलब जो डेक्कन रीजन था वो, और सदर्न पार्ट था, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये जो चालुक्यास थे ये किसके फॉलोअर्स थे, कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पर बादामी चालुक्याज के हम फर्स्ट रूलर की, या हम बोल सकते हो फाउंडर की बात करते हैं। तो जो प्रथम शासक या जो प्रथम फाउंडर था वो कौन था इसका? जयसिम्हा था। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल थी यहाँ पर बातापी, या जिसको हम बादामी भी बोलते हैं। कैपिटल क्या थी? बातापी या बादामी भी बोला जाता है। और यहाँ पर पुलाकेशिन वन को, एक मतलब जैसे फाउंडर तो आपका जयसिम्हा को माना जाता है, लेकिन रियल फाउंडर यहाँ पर इनके एक रूलर हुए पुलाकेशिन वन, उनको यहाँ पर रियल फाउंडर कंसिडर किया जाता है। क्या कंसिडर किया जाता है? रियल फाउंडर यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपसे फाउंडर पूछे तो जयसिम्हा होंगे, रियल फाउंडर पूछे तो पुलाकेशिन वन होंगे। ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ये सभी में है ऑलमोस्ट, बट यार आपको कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं पुलाकेशिन सेकंड के बारे में, जो कि मोस्ट पावरफुल रूलर, सबसे शक्तिशाली शासक थे आपके।
ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनने कौन कौन से टाइटल अज्यूम किए, एक तो परमेश्वर का टाइटल अज्यूम किया, एक आपका पृथ्वी वल्लभ का टाइटल अज्यूम किया, और एक अभी हम पढ़ के आए थे कौन सा था, दक्षिणा पथेश्वर का, दक्ष जस्ट बेटा सेकेंड, दक्ष सेना पथे स्वर का टाइटल भी इन्होंने अडॉप्ट किया। किसको हरा के? हर्ष को हरा के। इन्होंने ही हर्ष को हराया था जब हर्ष साउथ की तरफ चले थे अपना एक्सपेंड करने अपनी टेरिटरी को, ठीक है। कभी अगर आपसे पूछे, हाँ एक और चीज़ कि जो बैटल ऑफ नर्मदा है जो कि 619 एडी में हुआ था, जहाँ पर आपका जो उसे हार मिल जाती है हर्षवर्धन को, ये कहाँ पर, इसके सबूत कहाँ से मिलते हैं, एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, तो हमें अहोल इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं, जो कि किसने कंपोज किया है, रवि कीर्ति ने कंपोज किया है। और रवि कीर्ति कौन था? कोर्ट पोइट था। किसके यहाँ पर? पुलाकेशिन सेकंड के यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसी बैटल के बारे में नहीं, पूरे कंप्लीट रेन के बारे में पता चलता है। किसके? पुलाकेशिन सेकंड के कंप्लीट रेन के बारे में हमें पता चल रहा होता है अहोल इंस्क्रिप्शन से। तो ध्यान रखना, अहोल इंस्क्रिप्शन को किसने कंपोज किया? रवि कीर्ति ने कंपोज किया। रवि कीर्ति कौन थे? कोर्ट पोइट थे। कहाँ पर कोर्ट पोइट थे? पुलाकेशिन सेकंड के यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने हर्षवर्धन को हराया, तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। ये पल्लव किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हराते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। ये नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट को हरा देते हैं, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। जो कि नरसिम्हा वर्मन कौन, अच्छा नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट तो इनको हराता है, बेसिकली ये हराते किसको हैं? महेंद्र वर्मन को, सॉरी जस्ट बेटा सेकंड। ये एक पल्लव किंग थे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ठीक है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हरा देता है कौन? यहाँ पर पुलाकेशिन सेकंड। लेकिन महेंद्र वर्मन फर्स्ट का बेटा होता है नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। और ये नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट क्या करता है, यहाँ पर जो आपका पुलाकेशिन सेकंड होता है इसको मार देता है। और यहाँ पर इसे मारने के बाद नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट किसका टाइटल अडॉप्ट करता है? वातापी कोंडा का। और ये बेसिकली नरसिम्हा वर्मन वन कौन था? पल्लव किंग था। अभी जो हम पल्लव किंग के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना। देखो, पुलाकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया, फिर साथ में एक पल्लव किंग था महेंद्र वर्मन, उसको हरा देता है। लेकिन महेंद्र वर्मन का बेटा होता है नरसिम्हा वर्मन। और नरसिम्हा वर्मन फिर जो ये पुलाकेशिन सेकंड होता है इसको मार देता है। और इसको मारने के बाद वातापी कोंडा का टाइटल यहाँ पर अडॉप्ट करता है। और वातापी कोंडा का टाइटल यहाँ पर अडॉप्ट क्यों करता है? क्योंकि ये वातापी इनकी कैपिटल थी। तो बेसिकली इन्होंने वातापी को क्या कर लिया? कॉन्कर कर लिया। जब कॉन्कर कर लिया, जीत लिया, इसलिए यहाँ पर ये टाइटल किसका अज्यूम करता है? वातापी कोंडा का यहाँ पर टाइटल अज्यूम करता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद इनके एक रूलर थे कीर्ति वर्मन, जो कि लास्ट चालुक्यन किंग थे, ठीक है। लास्ट बादामी चालुक्यन किंग थे। और बेसिकली अगर यहाँ पर आगे कुछ ना दिया हो तो बादामी ही कंसिडर करना, सब पेपर में समझना कि हाँ बादामी से ही पूछा हो जाएगा, क्योंकि बादामी चालुक्य जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही उभर के आए थे, इन्होंने ही अपने टेरिटरी को एक्सपेंड कर पाए थे। और कीर्ति वर्मन सेकंड को कौन मार देता है? राष्ट्रकूट मार देता है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एक किंग होता है दांती दुर्ग, जो कि अभी हम आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम अर्ली मीडिएवल इंडिया देखेंगे, वहाँ पर यहाँ पर दांती दुर्ग के बारे में पढ़ रहे होंगे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर हम ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जब हम पढ़ेंगे, अभी शायद मैंने आपसे बोला था कि हम ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ चुके हैं, तो अभी नहीं पढ़े, हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो बिल्हान था वो इन्हीं का एक बादामी चालुक्य के राजा होता है विक्रमादित्य फोर्थ, उसके यहाँ पर था। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे हम देख लेते हैं बेंगी चालुक्य। अब बेसिकली ये ईस्ट में रूल कर रहे थे, जो आपका पेनिनसुलर रीजन है उसके। तो ध्यान रखना कि ईस्टर्न चालुक्याज को बेंगी चालुक्याज भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी कैपिटल बेंगी थी। रूलिंग रीजन इनका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसके फाउंडर कौन थे? विष्णुवर्धन थे। और विष्णुवर्धन कौन थे? जो पुलाकेशिन सेकंड था ना, उसका भाई था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं कल्याणी चालुक्याज के बारे में। तो कल्याणी चालुक्याज का जो रूलिंग था वो वेस्टर्न डेक्कन रीजन था, ये वेस्ट की तरफ कर रहे थे, जैसे मैंने बताया। इसके फाउंडर ताई लापा सेकंड थे, और इसकी जो कैपिटल थी वो कल्याणी थी। तो या तो इन्हें कल्याणी चालुक्याज बोलेंगे या वेस्टर्न चालुक्याज बोलेंगे, ठीक है। बस इनके बारे में आपको इतना ही याद रखना है, और कुछ यहाँ पर आपको इनके बारे में याद नहीं रखना है। अब देखो, जो चालुक्याज के टाइम पर बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बनाए गए हैं, तो एक बार हम वो देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। देखो एक और चीज़ ध्यान रखना
कि कभी अगर आपसे पेपर में पूछे, जैसे हमने स्टैटिक जीके में भी ये बात बताई थी आपको, जब हम स्टैटिक जीके में टेम्पल्स पढ़ रहे थे, टेम्पल्स का जब हम आर्किटेक्चर कर रहे थे, तब मैंने आपको ये कहाँ पर भी डिस्कस किया था, उस स्टैटिक जीके वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने स्टैटिक जीके नहीं देखी है तो भाई स्टैटिक जीके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर जीके के अंदर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। तो पहले स्टैटिक जीके कवर करो, हिस्ट्री बाद में करना, ठीक है। हिस्ट्री भी साथ में करते रहो अगर करनी है तो, लेकिन हाँ पहले स्टैटिक जीके कवर करो। कंप्लीट स्टैटिक जीके करा दिया, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, फ्री है एकदम, ठीक है। स्टार्ट इन्होंने टेम्पल्स का एक स्टाइल देखो, टेम्पल्स 3 स्टाइल से बनाए जाते हैं। एक आपकी कौन सी स्टाइल होती है, नागारा स्टाइल, एक होती है द्रविडियन स्टाइल। उनको मिक्स करके इन्होंने एक नई स्टाइल बनाई जिसका नाम था बैसारा स्टाइल। और ये मानो कि इन्होंने बहुत टेम्पल्स बनवाए थे, ठीक है। तो बैसारा स्टाइल का जो स्टार्ट किया था वो किसने किया था, वो चालुक्याज ने किया था, ये ध्यान रखना। अब ऐसे यहाँ पर द रावण पहाड़ी केव, ये अहोल में है। अहोल कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ये भी एक अर्ली चालुक्याज का आर्किटेक्चर है, ठीक है। रावण पहाड़ी गुफा अहोल कर्नाटका में है और ये प्रारंभिक चालुक्याज अभिलेख है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद लाद खान टेम्पल, ये भी अहोल में है कर्नाटका में, ध्यान रखना कहाँ पर है, अहोल में कर्नाटका में। और जो अभी हम अहोल इंस्क्रिप्शन पढ़ के आए हैं ना, जो रवि कीर्ति ने कंपोज किया है, वो भी आपका कहाँ पर है, कर्नाटका में। उसके बाद दुर्गा टेम्पल, ये भी अहोल कर्नाटका में है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। पट्टडकल टेम्पल, ठीक है, ये कर्नाटका में है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। विरूपक्षा टेम्पल, ये द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है, ये कहाँ पर है, हम्पी कर्नाटका में है, ठीक है। विरूपक्षा टेम्पल कहाँ पर है, हम्पी कर्नाटका में है। द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, मोधेरा का जो सन टेम्पल है वो राजा भीमदेव वन, जो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इन्होंने बनवाया था। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर कंफर्म पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रॉक कट केव के बारे में, तो ये भी रॉक कट केव बेसिकली बादामी केव थी जो चालुक्याज बनवाते हैं इसको। रॉक, ये कैसी केव थी, एक रॉक कट केव थी। तो ये भी कहाँ पर है, आपकी कर्नाटका में है। तो ये कुछ आपके चालुक्याज आर्किटेक्चर हैं जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पाल्लवाज के बारे में पढ़ लेते हैं। पाल्लवाज के जो फाउंडर थे सिमहा विष्णु थे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पाल्लवाज के फाउंडर थे वो कौन थे, सिमहा विष्णु थे यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम कैपिटल की बात करें तो ये कांचीपुरम इनकी यहाँ पर कैपिटल थी। पाल्लवाज की कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम थी। इनकी अगर ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें तो ग्रेटेस्ट रूलर कौन रहा, महेंद्र वर्मन वन रहा, ठीक है। महेंद्र वर्मन वन वही है जिसको किसने डिफीट किया था, पुलाकेशिन सेकंड ने डिफीट किया था, अभी जो हम पढ़ के आ रहे हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट को किसने डिफीट किया, पुलाकेशिन सेकंड ने डिफीट किया। लेकिन इनका एक बेटा हुआ नरसिम्हा वर्मन। नरसिम्हा वर्मन पुलाकेशिन सेकंड को मार देता है और उसके बाद किसका टाइटल अडॉप्ट करता है, बाटापी कोंडा का टाइटल यहाँ पर अडॉप्ट करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद पाल्लवाज यहाँ पर सोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम बनवाते हैं, पता होना चाहिए। और अगर कभी रूलर पूछ ले कि किसने बनवाया, नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने यहाँ पर आपका टेम्पल बनवाया था। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पर अगर हम महेंद्र वर्मन फर्स्ट की बात करते हैं तो एक ये टेक्स्ट लिखते हैं, मतलब बेसिकली एक प्ले होता है ये, इसका नाम था मात्र बिलासा प्रिय हसन, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने किन के बारे में पढ़ा, पल्लवाज के बारे में पढ़ा। आगे देख लेते हैं। आगे कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जो आपके दक्षिणी ढाकेश्वरी टेम्पल था, ढाकेश्वरी ढाका में है, ये ध्यान रखना। ढाकेश्वरी टेम्पल बांग्लादेश में है और ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, इस वक्त छोटे मोटे रीजन्स पे सेना डायनेस्टी भी, अब देखो सभी डायनेस्टी के बारे में हमें नहीं पढ़ना क्योंकि बहुत सारी डायनेस्टी थी जो छोटी छोटी डायनेस्टी थी। सेना डायनेस्टी ने ढाकेश्वर टेम्पल बनवाया था, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। लेकिन कभी अगर आपसे ये पूछ ले कि ये जो सेना डायनेस्टी है इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, तो समांता सेना इसके फाउंडर थे, ठीक है। नटराज के बारे में देखो, ये हम जो क्लासिकल डांस वाली वीडियो थी उसमें मैंने कराया था, जो स्ट्रैटेजी के कर रहे थे। ये जो डांसिंग फिगर होती है लॉर्ड कृष्णा की, उसको नटराज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका इस्लाम रिलीजियन था ना, वो आपको पता है कि 7th सेंचुरी AD में ही एक तरह से वॉर्न हुआ, ठीक है। ये हुआ वॉर्न होगा, ठीक है, W नहीं आएगा। इस्लाम धर्म अरब में पहना नहीं भाई, सॉरी यार, W वॉर्न होगा। एक तरह से जन्म होता है इस्लाम धर्म का, ठीक है। कब होता है, 7th सेंचुरी में, इसी टाइम पर। और कौन करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद इस्टेब्लिश करते हैं इस्लाम को, ठीक है, 570 AD में मक्का में। तो ये इसी रीजन में हुआ था, इसलिए मैंने ये यहाँ पर डाल दिया है। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है।
आगे थोड़ा सा और आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर एक चित्र टोप स्तूपा इसी टाइम पीरियड में तक्षशिला में पाई गई थी, और इसको किसने एक्सकेवेट किया था? तो जॉन मार्शल इसको एक्सकेवेट करते हैं। बेसिकली इसकी द्वारा खुदाई की गई और पता चला कि हाँ भाई यहाँ पर कोई चिराग टोपा स्तूपा भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर एक तख्त ए बाही, ठीक है, इंस्क्रिप्शन है। कहाँ पर है ये? पेशावर में। और ये किसके रूल्स को इंडिकेट करता है? पार्थियंस के रूल्स को इंडिकेट करता है। हमने पार्थियंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने ये नहीं कराया था, बट हम जब क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे थे तो वहाँ पे ये है, तो मैंने यहाँ पर बेसिकली ऐड कर दिया। ध्यान रखना कि तख्त ए बाही पेशावर में एक इंस्क्रिप्शन है जो कि किसके रूल को यहाँ पर इंडिकेट करता है? पार्थियंस के रूल्स को इंडिकेट करता है। और पार्थियंस के कभी अगर फाउंडर पूछ ले आपसे तो अर्सैसिस वन इसके फाउंडर थे। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। और एक मुखरिज करके ट्राइब थी, उसने कहाँ पे रूल किया था? उसने भी कन्नौज पे रूल किया था। तो ये कुछ मिसलेनियस टाइप सवाल बोल सकते हो, आर्किटेक्चर तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इनको छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख लेना। अब देखो यहाँ पर अगर हम ये जब जितना हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ के आए हैं उसमें कुछ लिटरेचर की भी अगर हम देखें तो जैसे आपका शिलापट्टिकरम में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब हम संगम एज पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इलांगो आर्टिकल ने इसको लिखा है, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, 3 पोइट्स के बारे में ध्यान रखना, एक पेम्पा, पुन्ना और रन्ना। ये पेपर में सवाल पूछा था कि कन्नड़ लिटरेचर के 3 ज्वेल्स के नाम बताओ, तो ये बेसिकली ऑप्शन दे रखे थे। तो 3 ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर जिनको कंसिडर किया जाता है, एक ये सभी उसी टाइम पीरियड की बात है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इनका इन टॉपिक से जो पाल्लव आ जाए, चालुक्य आ जाए, इनके बारे में जो पढ़ा है इनसे कोई लेना देना नहीं है, बट इसी टाइम पीरियड पे हुआ था इसलिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो पैम्पा, पुन्ना और यहाँ पर रन्ना है वो 3 ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर उनको बोला जाता है, ध्यान रखना। तोलका पीएम भी ये आपकी जो संगम लिटरेचर के वक्त पढ़ चुके हैं। ये सब साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, जैसे चालुक्य, ये सब हमने डेक्कन रीजन और साउदर्न पार्ट में इन्होंने रूल किया है। तो तोलका पीएम भी आपकी संगम एज की कंपाइल हुई थी, तो ये अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर भी है। तो जब मैं संगम एज पढ़ा रहा था तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राज तरंगिनी भी आपके जो रिवर्स है ना, बेसिकली वहाँ पर राज तरंगिनी का मतलब बेसिकली होता है रिवर ऑफ किंग। और बेसिकली जो कश्मीर के राजा रहे वहाँ उनकी कहानियाँ, उनकी चीज़ें, सब चीज़ें यहाँ पर कंपाइल हैं। और इसके जो ऑथर हैं वो कल्हान रहते हैं और इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखते हैं राज तरंगिनी को। आपको यहाँ पर ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद बृहत संहिता, जब हम गुप्ता डायनेस्टी देख रहे थे तो मैंने बताई थी। कौन लिखता है बृहत संहिता? बराह मिहिर लिखते हैं। और एस्ट्रोनॉमी के बारे में बृहत संहिता थी, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मृच्छकटिकम भी शूद्रक ने लिखी, गुप्ता पीरियड में पढ़ चुके हैं हम। कथा सरिता सागर बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्टोरीज था, इसको सोमदेव लिखते हैं संस्कृत लैंग्वेज में। ये हमने अभी तक नहीं करी थी, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद महाभाष्य एंड द योगा सूत्र। महाभाष्य और योगा सूत्र किसके द्वारा लिखी जाती है? यहाँ पर पतंजलि के द्वारा लिखी जाती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका एक टेक्स्ट है महाभाष्य और एक टेक्स्ट है यहाँ पर द योग सूत्र। ये इसको कौन लिखता है? पतंजलि लिखते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। काम सूत्र को कौन लिखते हैं? बादशाहन जी लिखते हैं, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पंचतंत्र को कौन लिखते हैं? विष्णु शर्मा लिखते हैं, तो ये हम नहीं पढ़े हैं, ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अष्टाध्यायी को भी पाणिनि ही लिखते हैं। सो ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर हैं जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और उस टाइम पर और भी कुछ डायनेस्टी थी जो रूल कर रही थी। कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आपका बाका टाका डायनेस्टी थी जिसके फाउंडर बिंदु शक्ति थे। बेसिकली इनका फोकस नॉर्थ में जाता था। ठीक है, और यहाँ पर डेक्कन रीजन में भी राज किया लेकिन नॉर्थ में ज़्यादा किया इन्होंने। रूल्ड ओवर नॉर्दर्न रीजन, महाराष्ट्र और विदर्भ। ये रूलिंग जो रीजन है ये ध्यान रखना और फाउंडर ध्यान रखना। और ऐसा आपको ज़्यादा यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेना डायनेस्टी के बारे में जैसे देखा कि ये ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बिहार में रूल कर रहे थे। और इनके अगर इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो जैसे विजय सेना, बलाल सेना, लक्ष्मण सेना, ध्यान रखना। और इनको किसने सक्सीड किया? इनको जो बंगाल के पालास थे उन्होंने इनको सक्सीड किया, ये ध्यान रखना। और उसके बाद हम देख लेते हैं देव डायनेस्टी के बारे में। बेसिकली ये जो सेना डायनेस्टी है, मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पर ये सक्सीड करते हैं बंगाल के पालाज को। इनके बाद एक देव डायनेस्टी आती है जो कि ईस्ट यहाँ पर बंगाल में राज करती है। सेना डायनेस्टी को ये सक्सीड करती है। कभी अगर आपसे पूछ ले कि सेना डायनेस्टी को कौन सक्सीड करता है तो देव डायनेस्टी यहाँ पर सक्सीड करती है। वहीं पर अगर हम बात करें कदम्ब वंश की तो इसके जो फाउंडर थे वो मयूर शर्मा थे, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद एक हिंदू शाही किंगडम था। ठीक है, हिंदू शाही किंगडम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे। उसकी जो कैपिटल थी बाहिंद कैपिटल थी, और इसके फाउंडर कल्लार थे, जो इनको काबुल शाही डायनेस्टी भी बोला जाता है। तो बेसिकली क्या था, हमारा जो ये जो टाइम पीरियड है, जो हमने टाइमलाइन आपको बताई, जो 6th सेंचुरी एडी से लेके 8th सेंचुरी एडी, जो हम ये आपके जो गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे गुप्ता पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गुप्ता ही हर जगह रूल कर रहे थे। कुछ छोटी छोटी डायनेस्टी थी, इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, उन्होंने और बाद में जैसे मैंने बताया कि स्कंदगुप्त के डेथ के बाद सबने अपने आप को धीरे धीरे इंडिपेंडेंट घोषित करने लग गए। तो ऐसे डायनेस्टीज तो बहुत थी, जैसे मैंने कुछ डायनेस्टीज यहाँ भी बताई हैं, ये सब पेपर में पूछी गई हैं। और डायनेस्टीज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये छोटी छोटी डायनेस्टीज हैं, यहाँ से फाउंडर वगैरह ही पूछे जाते हैं, कैपिटल वगैरह ही पूछी जाती हैं, और ऐसा ज़्यादा कुछ इनके बारे में डिटेल में एग्जामिनर आपसे नहीं पूछता है। तो अगर आपको इतनी नॉलेज होगी तो आपका काम हो जाएगा। इसी के साथ आज हमारी एंशिएंट इंडिया ख़त्म होती है। अब इस टॉपिक से आपके जितने भी सवाल बने हैं MTS 2024 में, ये सारे सवाल हम MTS 2024 में कराते हैं टॉपिक ख़त्म होने के बाद। तो अब वो सारे सवाल अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, हर्षवर्धन एम्बिशन ऑफ एक्सटेंडिंग हिज पावर टू डेक्कन एंड साउथ इंडिया वर स्टॉप्ड बाई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर्षवर्धन जब नॉर्थ में रूल कर रहे थे, और जब वो डेक्कन की तरफ बढ़ते हैं या साउथ की तरफ बढ़ते हैं, तो उसको कौन हरा देता है? पुलाकेशिन सेकंड हरा देते हैं। और पुलाकेशिन सेकंड हराने के बाद यहाँ पर वो क्या करते हैं, अपना सपना छोड़ देते हैं। किसका सपना छोड़ देते हैं? कि भाई ठीक है, अब साउथ में हम नहीं जाएंगे, साउथ के एक्सपेडिशन के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, और अपने नॉर्थ में ही वो फोकस करते हैं। जब नॉर्थ में ही फोकस करते हैं, तो बाद में तो उनकी डेथ हो जाती है। 40 साल तक लगभग रूल किया, काफ़ी टाइम तक रूल किया, कोई राजा उन्हें हरा नहीं पाया बाद में। उसके बाद लास्ट चालुक्य किंग डिफीटेड बाई राष्ट्रकूट किंग दांती दुर्ग। तो ये भी अभी हमने पढ़ा कि जो राष्ट्रकूट किंग है दांती दुर्ग, वो किसको हराता है? तो वो कीर्तिवर्मन सेकंड को हराता है, जो कि लास्ट चालुक्य रूलर होता है। तो ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। द रॉक कट केव इन कर्नाटका। तो ये कौन सी है? बादामी केव है, बेसिकली बादामी है, ठीक है। बादामी एंड अहोल वर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ। तो ये जो बादामी केव्स हैं, ये किसके पैट्रोनेज में बनाई गई हैं? बताओ, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो ये जो है चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पीरियड में बनी है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका MTS 2024 में पूछा गया। सवाल था, हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ द किंग हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के जो कोर्ट में पोइट कौन था? वान भट्ट था, जो एक टेक्स्ट हर्षचरिता भी लिखता है, जो कि हर्ष के बारे में, जहाँ से हमें पता चलता है। और इसने बहुत तारीफ़ें की। अगर आप कभी हर्षचरिता पढ़ो ना, तो आपको पता चलेगा कि इसने बहुत तारीफ़ की है हर्ष की। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? तो हमने बताया कि 3 ही डायनेस्टी थी भाई जो उभर के आई थी, ठीक है। कांचीपुरम के पल्लवाज, बादामी के चालुक्याज, और मदुरई के पांड्याज। तो यहाँ पर क्या कैपिटल हो जाएगी आपकी? कांचीपुरम, ठीक है। अगर आप सारी चीज़ें मेरी समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको सवाल लगाने में बहुत मुश्किलात नहीं आएगी। पुलाकेशिन सेकंड वाज द फेमस रूलर। जो पुलाकेशिन सेकंड था, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो वो चालुक्य डायनेस्टी से यहाँ पर बिलोंग करता था, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा रॉक कट। ओके, ये सवाल यहाँ पर रिपीट हो गया है, तो इसको छोड़ो। बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? चालुक्याज होगा। नेक्स्ट, ओके, इतने ही सवाल थे। अब हमारा इसी के साथ एंशिएंट इंडिया यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको लेक्चर कैसे लगा? हमने कंप्लीट एंशिएंट इंडिया अपना कवर किया है 10 लेक्चर्स के थ्रू। कैसे किया है हमने? 10 लेक्चर्स के थ्रू। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। आई होप कि आपको समझ रहे होंगे, आपको समझ में आ रही होंगी, और आपको चीज़ें याद करने में भी आसानी हो रही होगी। अगर आपको लेक्चर्स की PDF, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो, PDF चाहिए, तो देखो हमने PDF के लिए एक पेड ग्रुप बनाया है, जिसकी प्राइस सिर्फ 199 है, जिसमें हमने जो कंप्लीट स्टैटिक जीके कराई है, उसके सभी कंप्लीट स्टैटिक जीके के नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। साथ में कंप्लीट स्टैटिक जीके के एक जगह भी हमने कंपाइल करके डाल दिए हैं, क्योंकि हमारी स्टैटिक जीके कवर हो चुकी है। साथ में अभी जैसे हम हिस्ट्री कर रहे हैं, तो हिस्ट्री के हमारा टॉपिक वाइज अभी हम डाल रहे हैं। जैसे ही हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, आपको हिस्ट्री के एक जगह कंपाइल करके नोट्स दे देंगे। और ये नोट्स हिंदी में अलग देते हैं, इंग्लिश में अलग देते हैं, हैंड रिटन नोट्स होते हैं,
ठीक है। और सभी आपको आने वाले टाइम में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में जो अर्जुन बैच में आपको जितना भी कराने वाला हूँ, सभी की आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ हिंदी में अलग मिलेगी, इंग्लिश में अलग मिलेगी। कंप्लीट जीके पढ़ाने वाला हूँ और कंप्लीट जीके की आपको हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग पीडीएफ मिलेगी। और सिर्फ 199 में ही सभी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पर, और हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। और इसमें अगर ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इस नंबर पर मैसेज करो कि भैया मुझे मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन करना है, क्यूआर सेंड कर दो। तो आपको एक क्यूआर सेंड किया जाएगा, उस पर आप 199 पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे ना, तो आपको विद इन 24 आवर्स उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आप सभी जो पीडीएफ्स हैं उनको एक्सेस कर पाओगे। इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।